नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त 2023 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है। ये क्रिमिनल अपील 2284, 22285 और 2023 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल से अराइजेस हुई थी, जिसका SLP का नंबर 89392894 ऑफ 2023 है। तो इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय डिप्टी डायरेक्टर एंड अदर्स ये रिस्पोंडेंट्स हैं। इसमें ये कई जो है क्रिमिनल अपील्स हैं वो क्लब्ड हुई हैं और एक कॉमन जजमेंट है वो पास की है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोविजंस हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 17, सेक्शन 19 और सेक्शन 62 का जो है वो विश्लेषण किया है इसमें, और एक समेशन ऑफ लॉ किया है इसमें, और एक जो इशू है उसको लार्जर बेंच में भी भेजा गया। तो थोड़े से फैक्ट्स को हम समझ लेते हैं और फाइनल समेशन ऑफ लॉ क्या दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक काफी लेंथी जजमेंट है। आप देख सकते हैं 87 पेज की ये जजमेंट है। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का भी 2002 का भी समझना बहुत जरूरी है इस जजमेंट को समझने के लिए। तो अब हम इसमें देखते हैं हुआ क्या था इसमें और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें निर्णय दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या था, पहले फैक्ट्स के ऊपर हम चलते हैं। फैक्ट्स ये था कि जो स्पेशल लीव पिटीशन जो है वो एक लीड केस में यहाँ पर जो है 8939 और 8940 को लीड केस बनाया गया है। तो जिसमें अपीलेंट है वो वाइफ है, जो अपीलेंट की जो अदर देन द वाइफ ऑफ अपीलेंट है, जिसमें स्पेशल लीव पिटीशन जो फाइल की गई है और जिसमें जो कि एक रिट पिटीशनर्स थी हाई कोर्ट में वो रिट पिटीशनर्स थी जो अपीलेंट है, और वहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने भी सेपरेट अपील्स फाइल की हैं स्पेशल लीव पिटीशंस। उनके नंबर ये हैं 7437 ऑफ 2023, 7460 ऑफ 2008, तो जो कि अपोजिटली जिनको रिस्पोंडेंट्स कहा गया है, लेकिन उन्होंने भी स्पेशल लीव पिटीशंस है वो फाइल की। अब जो अपीलेंट है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं एक स्टेट ऑफ तमिलनाडु के, और जो स्टेटस जो था जो कैबिनेट यहाँ पर बताया गया कि जो अक्यूज्ड बनाया गया उनको, जो कि पास बाय दिस कोर्ट इन शेड्यूल्ड ऑफेंसेस में। अब एक केस रजिस्टर्ड हुआ था इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन नंबर सो, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है उन्होंने अपीलेंट्स एंड अदर्स के अगेंस्ट में केस है रजिस्टर्ड किया था इन्फोर्समेंट केस, और उनको समन्स इशू किए थे 2021 में, अगस्त 2021 और अक्टूबर 2021 में, और उसमें अपीलेंट की अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट थी। फिर समन इशू हुए मार्च 2022 में और जुलाई 2022 में। फिर सर्च भी कंडक्ट हुई बाय अथॉराइज्ड ऑफिसर द्वारा अंडर सेक्शन 17 ऑफ PMLA एक्ट उनके प्रेमिसेस पे। तो PMLA एक्ट जो कहता है सेक्शन 17 वो सर्चेस एंड सीजर से रिलेटेड है। अब अपीलेंट ने कोऑपरेट नहीं किया तो फिर अथॉरिटी ने इन्वोक कर दिया सेक्शन 19 ऑफ PMLA एक्ट, जिसमें अरेस्ट का प्रावधान है, जिसमें अरेस्ट हुई 14 जून 2023 को। अरेस्ट मेमो भी प्रिपेयर हुआ, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फर्निश्ड किए गए, लेकिन अपीलेंट ने एक्नॉलेज नहीं किया उसको, और इंफॉर्मेशन जो थी अरेस्ट की इंटीमेट कर दी ब्रदर, सिस्टर इन लॉ और वाइफ को। अपीलेंट को जो है एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, क्योंकि उन्होंने जो कंप्लेंट थी चेस्ट पेन की, वाइफ ने फिर उनकी एक हाई कोर्ट में हेबस कॉर्पस की रिट पिटीशन है वो फाइल की सेम डेट पे। रिस्पोंडेंट्स ने भी जो है वो एक साथ में एक एप्लीकेशन थी प्रिंसिपल सेशन जज में की कोर्ट में फाइल की, और जुडिशियल कस्टडी जो है 15 दिन की जो है वो जो प्रेरम की, और ऑर्डर ऑफ जो था जिसमें जुडिशियल कस्टडी का जो ऑर्डर है वो दे दिया गया। ऑर्डर ऑफ रिमांड भी पास हुई, उसमें जुडिशियल कस्टडी ऑफ ऑर्डर सो एंड सो डेट तक का दे दिया गया, और ये कंटेंट्स हैं ऑर्डर के, और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन फिर अपीलेंट ने फाइल की एप्लीकेशन फॉर बेल के लिए, जो कि डिसमिस कर दी गई, खारिज कर दी गई, और जो कि फाइनलिटी पे आ गया वो ऑर्डर, और फिर रिस्पोंडेंट ने फिर फर्दर
एप्लीकेशन मूव की कस्टडी के लिए, कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है फर्दर कस्टडी को बढ़ाया जाए। और सारी एक्टिविटीज सिंगल डे पे हुई थी, सिर्फ जो डिसमिसल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द बेल और हिबस कॉर्पस की जो पिटीशन फाइल की थी वो भी हेयरिंग में ली गई जून 2023 में, अर्जेंट मेंशनिंग की गई और अपीलेंट को डायरेक्टेड किया गया कि वो शिफ्ट हों। अपीलेंट वाज डायरेक्टेड कि वो शिफ्ट हों प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी उनका चॉइस का है, ताकि जो बाईपास सर्जरी की जा सके। सर्जरी जो है अकॉर्डिंगली की गई। और एप्लीकेशन जो रिस्पोंडेंट ने फाइल की जिस लर्नड प्रिंसिपल सेशन जज की कोर्ट में, जो पीरियड 8 दिन की थी, जो कस्टडी की थी 8 दिन की दी गई, लेकिन बेल एप्लीकेशन जो है वो खारिज कर दी गई थी। और फिर इसमें कुछ डायरेक्शंस थी वो आए कि जो कि डिप्टी डायरेक्टर जो होंगे वो इंटेरोगेट करेंगे अक्यूज्ड को बिना जो कोई हिंड्रेंस हेल्थ कंडीशन ऑफ अक्यूज को तो करते हुए, और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, सफिशिएंट फूड और शेल्टर देंगे अक्यूज को, थर्ड डिग्री मेथड यूज नहीं करेंगे, क्रूल्टी नहीं करेंगे अक्यूज को, कोई थ्यूट ऑफ कोर्शन भी नहीं करेंगे, और अक्यूज को फैमिली मेंबर्स जो अक्यूज के होंगे वो परमिटेड होंगे अक्यूज को कस्टडी में लेने के लिए। और डिप्टी डायरेक्टर को डायरेक्शन दी कि फर्दर जो नेसेसरी सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी जब वो कस्टडी में होंगे। और ये सारी जो डायरेक्शंस थी वो दिए गए। फिर उसके बाद एप्लीकेशन जो फाइल थी की गई थी, एप्लीकेशन फिर फाइलिंग की गई थी जो जिसमें 15 दिन की जो कस्टडी का जो था वो उसमें डायरेक्शन मांगी थी कि जो पहले जो 15 दिन थी, एक और एप्लीकेशन फाइल की गई जिसमें बताया गया कि जो पहले जो 15 दिन कस्टडी के थे वो बीच में रास्ते में नहीं आएंगे इन द वे ऑफ एक्चुअल पीरियड ऑफ द कस्टडी। जो एक्चुअल पीरियड ऑफ कस्टडी में जो 15 दिन के जो पहले थे वो काउंट नहीं होंगे, जो कि लर्नड प्रिंसिपल सेशन जज की कोर्ट में फाइल की गई। रिस्पोंडेंट्स ने अप्रोच किया था कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा, और एक और अनदर स्पेशल लीव पिटीशन थी वो फाइल की गई थी सो एंड सो नंबर की, जिसमें कंडीशंस जो इम्पोज किए गए थे और जिसमें 8 दिन की कस्टडी थी वो ग्रांट की गई थी इन दी फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। तो हिबस कॉर्पस की जो पेंडेंसीज थी, क्योंकि उस समय हिबस कॉर्पस की रिट भी पेंडिंग थी हाई कोर्ट में, जब स्पेशली पिटीशन फाइल की गई तो हिबस कॉर्पस की भी रिट पेंडिंग थी। तो इसलिए फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया गया। कहा कि काउंसिल्स को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अभी जो है फाइनल ओपिनियन देना है मेंटेनेबल की वो एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेबल है कि नहीं है। एक्सक्लूजन ऑफ द पीरियड जो ट्रीटमेंट का जो किया गया वो कस्टोडियल इंटेरोगेशन से क्या वो डिलीट होना है। ये सारे जो इश्यूज हैं जो हाई कोर्ट को अभी डिसाइड करने हैं, एग्जामिन करने हैं। तो इसलिए तो ये अब साथ में ये भी क्लियर कर दिया कि मेरे स्पेशल लीव पिटीशन जो पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब नहीं कि वो हाई कोर्ट या एडजॉर्न करे। तो ये सारी डायरेक्शंस से दी गई। और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी हाई कोर्ट में, जो मद्रास की हाई कोर्ट में, कि जो पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है उसको एक्सक्लूड किया जाए, जो कस्टडी पीरियड का था, क्योंकि उस दौरान जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था उसमें कोई एक्चुअल कस्टडी नहीं हुई थी। और जजेस जो थे डिविजनल बेंच ने एक डिफर ओपिनियन दिया हिबस कॉर्पस, जो एक ऑनरेबल जज ने हिबस कॉर्पस थी जो कि अलाउ कर दी और कहा कि हिबस कॉर्पस जो मेंटेनेबल है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पावर्स नहीं है कि वो पुलिस कस्टडी ले सके। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो रिस्पोंडेंट की डिसमिस कर दी, लेकिन जो डिसेंडिंग ओपिनियन था और दूसरे ऑनरेबल जज ने हिबस कॉर्पस की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। और साथ में ये भी कहा कि जो पीरियड जो अक्यूज का जो पीरियड था जो हॉस्पिटलाइजेशन का था वो डिटेक्ट होगा, जो 167(2) का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसमें 15 दिन की जो कस्टडी दी जाती है जो कि 60 डेज और 90 डेज तक होती है। तो यहाँ पर जो है रिस्पोंडेंट्स के फेवर में उन्होंने दिया यहाँ पर वर्जन, और कहा कि जो साथ में ये भी कहा कि जो कंटिन्यू रहेंगे ट्रीटमेंट में, डिस्चार्ज जो पीरियड ऑफ 10 डेज तक तो होंगे, जो विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद जो फर्दर अगर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी तो प्रेजेंट का हॉस्पिटल होगा वो दिया जाएगा। और रिस्पोंडेंट जो है वो जा सकते हैं एप्रोप्रिएट कोर्ट में कस्टडी के लिए, और जो कि डिसाइड होगी ऑन मेरिट्स पे। जो फिर साथ में ये जजमेंट पे दोनों, चूंकि दोनों ऑनरेबल जजेस का ओपिनियन डिफर था, उसके बाद रेफरेंस दिया मांगा गया थर्ड ऑनरेबल जज का, जो कि उन्होंने अपनी जो कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने रिस्पोंडेंट के फेवर में जो डिसीजन दिया था उन्हीं का फेवर में दिया गया। मींस जो वाइफ का जो पिटीशन थी उसको कंसिडर नहीं किया गया, उसको खारिज कर दिया गया। ये इश्यूज डिसाइड किए गए थे रेफरेंस के तौर पे
क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के पास पावर है कस्टडी ऑफ पर्सन अरेस्टेड? तो आंसर दिया गया यस। हेबियस कॉर्पस क्या मेंटेनेबल है? तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हेबियस कॉर्पस जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मेंटेनेबल है। तो यहाँ पर जो प्रोविजन जो कंडीशंस वो स्पेशल नहीं नजर आ रहे कि इस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नजर नहीं आ रहे, इसलिए यहाँ पर ऐसे केस में जो है अगेंस्ट में दिया गया। फिर ऑनरेबल जज ने फिर डिविजनल बेंच के पास वापस फाइल भेज दी कि एडजुडिकेट करें फ्रॉम द डेट ऑफ कस्टडी, जो कि रिकॉर्ड होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्चुअल डेट्स ऑफ दैट माइट बी रिक्वेस्टेड। और फिर इसके बाद अपीलेंट और उनकी जो वाइफ ने स्पेशल लीव पिटीशंस थी वो फाइल की। लिमिटेड ग्रीवेंस ये थी कि जो फाइल भेजी गई है लर्नड जज ऑनरेबल जज द्वारा, तो इसके ग्रीवेंस 1 तक ही लिमिटेड थी। और 2 स्पेशल लीव पिटीशंस कोर्ट फाइल की है यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स ने, जो कि इंटरिम ऑर्डर था उसको चैलेंज किया, जिसमें कंडीशन इंपोज की गई थी लर्नड प्रिंसिपल सेशन जज ने, कि जो बताया था जैसे कि सारा प्रोवाइड करेंगे, और जो इंपोज की थी प्रिंसिपल सेशन जज ने उस सबको जो उसको चैलेंज किया। फिर अब यहाँ पर दोनों पार्टीज ने अपने अपने सबमिशंस दिए। अब क्योंकि काफी लेंथी जजमेंट है, तो सबमिशंस को और दोनों कंसिडरेशंस करने के बाद, डिस्कशंस के बाद माननीय कोर्ट ने क्या सबमिशन किया उसके ऊपर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप सबमिशन ऑफ लॉ में ये आया कि जब अरेस्टी हैं, फाइनल जो वर्जन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि जो अरेस्टी हैं वो अगर जब उनको फॉरवर्ड किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 19 सब पार्ट 3 ऑफ जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ऐसे केस में रिट पिटीशन जो है वो हेबियस कॉर्पस की नई मेंटेनेबल होगी, नई लाई करेगी। जो भी प्ली है इलीगल अरेस्ट की वो आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष रखने होंगे, कि जिससे जब से कस्टडी आपकी जुडिशियल बनी है तो ये सारे जो इलीगल अरेस्ट के जो भी आपकी जो प्ली होगी वो लर्नड मजिस्ट्रेट के समक्ष रखने पड़ेंगे। तो हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो मेंटेनेबल नहीं है। अगर कोई अथॉरिटी जो है सेक्शन 19 का जो मैंडेट है उसको नॉन कॉम्प्लाई करती है, तो ये बेनिफिट है अरेस्टेड जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया उसके फेवर में जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट के पास पावर होगी, वो एक्शन ले सकेगी अंडर सेक्शन 62 ऑफ पीएमएलए एक्ट। पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 62 को भी एक बार देख लेते हैं क्या कहता है सेक्शन 62। सेक्शन 62 जो पीएमएलए एक्ट है उसमें ये बताया कि सजा का प्रावधान बता रखा है कि अगर जो प्रोविजंस है, देखिए पनिशमेंट फॉर वेक्सेटियस सर्च, कोई भी पर्सन जो है अगर अपनी एक्सरसाइज करते हैं पावर को इन्फोर्स में, जो भी इस प्रोविजंस के अंदर पीएमएलए एक्ट के अंदर, अगर कोई बिना किसी रिकॉर्ड किए रीजंस को अगर इन राइटिंग में अगर वो सर्चेस करते हैं और किसी भी बिल्डिंग प्लेस पे और डिटेन करते हैं, सर्च या फिर अरेस्ट करते हैं, ऐसे ऑफेंस की जो भी कमिट करेंगे तो वो लायबल होंगे कन्विक्शन फॉर पनिशमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड्स टू 2 ईयर ऑफ फाइन। तो इट मींस वो अरेस्टी के फेवर में ये प्रोविजन बनाया गया है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई नॉन कॉम्प्लाइज करता है, यहाँ पर अथॉरिटी जैसे नॉन कॉम्प्लाई करती है, तो इसमें जो प्रावधान है वो बना हुआ है सेक्शन 62 ऑफ पीएमएलए एक्ट के अंदर, और ऑर्डर ऑफ रिमांड जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन बिफोर अ हायर फॉरम अंडर द प्रोविजन जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो बताया गया है। और ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो इसमें जो ऑनरेबल जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे वो अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड और मेरिट और कंप्लायंस 167 सब पार्ट 2 ऑफ द सीआरपीसी का वो को अप्लाई करेंगे। सेक्शन 41 की कोई एप्लीकेशन नहीं है कि जिसमें नोटिस दिया जाता है कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर हो। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है टू एन अरेस्ट मेड अंडर पीएमएलए एक्ट के अंदर। तो मैक्सिमम पीरियड जो है वो 15 दिन का होता है पुलिस कस्टडी में, तो यहाँ पर अप्लाई होगा कि एंटायर पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो 60 और 90 डेज एज अ होल। तो ये मैक्सिमम पीरियड जो है वो बनाया गया है टू द एंटायर पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की 60 डेज और 90 डेज का जो भी एज ए होल होगा। और सच कस्टडी जो है 167 सब पार्ट 2 ऑफ सीआरपीसी वो जो कि इंक्लूड नहीं होगी, नॉट ओनली पुलिस कस्टडी, जो भी अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होंगी उसको भी ऐड होगा इसमें सच कस्टडी में। और तो जो कस्टडी जो बताई गई है वो एक एक्चुअल कस्टडी है। अब 15 डेज का जो बताया कि एक्सट्रेनियस सर्कमस्टांसेस कोई एक्ट ऑफ गॉड होगा तो ये रास्ते में नहीं आएगा, और तो इसमें कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी इसमें।
जो 167 सीआरपीसी का बता रखा है कि ये ब्रिज है बिटवीन लिबर्टी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो अनुपम जे कुलकर्णी की जो डिसीजन आया है उसको रिकंसिडरेशन के लिए एक भेजा जाना चाहिए, रेफरेंस टू अ लार्जर बेंच। तो ये अब उन्होंने फाइनल कंक्लूजन ये बताया कि जो अपील्स अराइजेस हुई थी, स्पेशली पिटीशन जो है वो उसे खारिज किया जाता है, जो ये 8939 8940, और अपील अराइजेस हुए थे 8652 8653 जो लायबल टू डिसमिस्ड, और जो इम्प्यूज जजमेंट्स ने जो व्यूज दिए हैं वो सस्टेनेबल रहेंगे। तो इसलिए कोई इंटरफेरेंस कोर्ट ने नहीं की। और अब अलग क्वेश्चन था कि कस्टडी ऑफ द अपीलेंट। तो यहाँ पर बताया गया है कि लर्नर सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 15 डेज की जो पीरियड है वो 12/8/2023 को एक्सपायर्ड हो रहा है, और लर्नर प्रिंसिपल जज ने 8 दिन की कस्टडी एक्सटेंड कर दी है। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इंक्लाइन करते हैं, परमिट करते हैं रेस्पोंडेंट्स को कि उनकी जो अपीलेंट की जो कस्टडी है टिल 12/8/2023 तक रहे, और इसलिए जो रेस्पोंडेंट्स द्वारा जो स्पेशली पिटीशंस थी इस डायरेक्शन पे डिस्पोज कर दी। इंटरवेंशन की एप्लीकेशन थी उसे खारिज कर दिया, और एप्लीकेशन थी और डायरेक्शंस की थी वो डिस्पोज कर दी कि एप्लीकेंट के पास लिबर्टी है कि वो अपनी रेमेडी है वो जो अवेल रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, और रजिस्ट्री को डायरेक्शंस दी कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास, और चीफ जस्टिस से मिलने के बाद भेजें, प्लेस करें मैटर को फॉर एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स, ताकि लार्जर इशू जो है एक्चुअल इंपोर्ट ऑफ सेक्शन 167 सीआरपी 2 सब पार्ट सीआरपीसी का, और इसमें 15 डेज का जो पीरियड है कि 15 दिन तक की रहनी चाहिए कि या फिर एंटायर पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन 60 डेज और 90 डेज एज द मेज के होल्ड, ये लार्जर बेंच के समक्ष जो है उसे डिसाइड किया जा सके। तो ये था जजमेंट जो कि 7 अगस्त 2023 को जो है वो आया था। तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।